इस एक मेरी टीम ने मेरे को तो पहली बात इन लोग कल रात को ही भेजे, मैं बोला ये क्या कर रहे हो तुम, बट स्टिल रैंक मैटर्स के बैच के नाम में हम लोगों ने एक आरसी को मास्टर करने का तरीका निकाला जिसका निमोनिक्स है RAN के। ठीक है, अब ये बहुत ही प्यारा तरीका है। जब पहले तो मैं बोला यार फालतू का हर कोचिंग वाला निमोनिक्स तुम लोग टाइम पास मत करो, लेकिन जब उन लोगों ने मेरे को बताया कि सर ऐसे ऐसे करने का प्लान है, तब मेरे को लगा कि दिस इज एक्चुअली गुड। फर्स्ट R स्टैंड फॉर रीड द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब सिंपल सा बात है, अब इसको एज अ डेट इमेजिन करो। एकदम प्यारा फॉर्मूला तरीका बता रहा हूं मैं। मान लो तुम अभी ये लड़के लोगों को तो खास फर्क पड़ता नहीं है, लड़के तो ऐसे रहते हैं कि बस लड़की होनी चाहिए, बट लड़कियों को फर्क पड़ता है। तो लड़कियों के पर्सपेक्टिव से मैं एक चीज बताता हूँ। आप किसी के साथ डेट पे जा रहे हो, सबसे पहला चीज आप क्या जज करोगे कि वो इंसान दिख कैसे रहा है। स्ट्रक्चर, क्या ढंग की घड़ी पहना है, क्या ढंग के जूते पहना है, क्या मतलब ढंग के कोई एक्सपेंसिव नहीं बट एक प्रेजेंटेबल वे में आया है कि नहीं। ठीक है, एक एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में डिफरेंस कपड़े से ही पता चल जाता है। ठीक है, तो आप पहले स्ट्रक्चर जज करोगे। अब ये तो हो गया डेट का एग्जांपल, आप इसको पैसेज में कैसे इंप्लाई करोगे। सिंपल सा चीज है, मान लो एक ऐसा पैसेज आया है जिसमें कोई ब्रेक नहीं है। कोई ब्रेक नहीं है मतलब वो पूरा बेयर टेक्स्ट आया है, कोई पैराग्राफ ही नहीं है उसमें। तो कितने लोगों को लगता है ये हार्ड पैसेज होगा एज कंपेयर टू द पैसेज जिसमें एक मतलब जिसमें 3 पैसेज हैं, 3 पैराग्राफ्स हैं उस पर्टिकुलर पैसेज में। ऑब्वियसली सेकंड वाला हार्ड होगा, और जो सेकंड वाले को सॉल्व करने का तरीका होगा वो फर्स्ट वाले से बहुत हार्ड होगा, मतलब बहुत डिफरेंट होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करके क्या करोगे, आप जज करोगे पूरा पैसेज। पूरा आपको अगर रीडिंग स्पीड इंप्रूव करना है तो वो सिर्फ एक ही प्रिंसिपल पे बेस है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एंटीसिपेशन। प्रिंसिपल ऑफ एंटीसिपेशन का मतलब क्या होता है, आप डेट पे जा रहे हो, आप इंसान को देखिए कि भाई प्रेजेंटेबल है, मतलब बंदा अच्छा है। यही है एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन का लिटरल मीनिंग होता है टू प्रिडिक्ट व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। एंड अगर आप ये प्रिडिक्ट कर लिए कि सामने वाला जो ऑथर है वो बोल क्या रहा है और उसके बाद वो क्या लिखने वाला है नेक्स्ट लाइन में। अगर मैं बोल रहा हूं कि वेस्ट बंगाल पिछले 30 साल से खराब था, तो उसका नेक्स्ट लाइन क्या होगा, कम्युनिस्ट लोगों ने उसकी पूरी इकोनॉमी खराब कर दी थी। अगर मैं बोल रहा हूं कि अब डेवलपमेंट होगा, इसका मतलब ये क्या है, बीजेपी एक कैपिटलिस्ट मोटिव को फॉलो करती है और वो कैपिटलिज्म लेके आएगी वेस्ट बंगाल में जहां पर उसका डेवलपमेंट होगा। तो ये है एंटिसिपेशन, प्रिडिक्टिंग व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट ऑथर इज गोइंग टू थ्रो ऑन यू। समझ में आया सबको एंटिसिपेशन का मतलब। और ये एंटिसिपेशन ही मास्टर अब तक करोगे जब आपको स्ट्रक्चर क्लियर होगा। ठीक है, अब स्ट्रक्चर कैसे क्लियर होगा। सबसे पहला चीज, आप तो ऊपर ऊपर से देखोगे कि ठीक है भाई ये 4 पैसेज हैं, बहुत बढ़िया, मतलब एक पैसेज में 4 पैराग्राफ हैं। ठीक है, अब पैराग्राफ को मोटा मोटा पढ़ के समझ में आ रहा है कि मतलब ऊपर से देख के समझ में आ रहा है कि ये फिलोसफी का पैराग्राफ है, ये इस पर्टिकुलर जॉनर का पैराग्राफ है। ये तो सबको समझ में आ ही जाता होगा बिना घुसे उसके अंदर दिख जाता है। अगर फिक्शन है तो एकदम ही कॉमा वाला, मतलब कॉमास में लिखा होगा कि कोई ऐसे कन्वर्सेशन स्टाइल पे लिखा होगा। अगर एकदम ही बेयर एक्ट है, ओपिनियन है, तो वो एकदम नॉर्मल ऐसे टाइप का लिखा होगा। तो ये सब तो समझ में आ जाता है। अब इसमें नेक्स्ट चीज ये करना है आपको, स्ट्रक्चर सिर्फ ऐसे एनालाइज नहीं करोगे कि ऊपर ऊपर से पैसेज देख लिए। अब स्ट्रक्चर एनालाइज करने के लिए आपको जाना है क्वेश्चंस पे। कोई भी ऐसा बच्चा जो अगर अभी तक ये फॉलो कर रहा है कि वो इंग्लिश में पहले पैसेज पढ़ता है उसके बाद क्वेश्चन में जाता है, तो ट्रस्ट में आप बहुत गलत तरीका फॉलो कर रहे हो। ठीक है, आप सिंपल सा एक तरीका करना है जो आर का बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है इस पूरे मास्टरी में, दैट इज कि आपको पहले तो पैसेज को एक बार ऊपर से देखना है कि भाई ये क्या है, पैसेज के नाम में ये बोल्ड क्या है। दूसरा तरीका आपको, मतलब दूसरा चीज आपको तुरंत ये करना है कि आपको जाना है क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चन में जाके ऐसे ओहो किधर चली ये फालतू में टाइम पास नहीं करना है। वहां पर क्वेश्चन में जाके एक एक चीज को अंडरलाइन करके पढ़ो उसको क्या लिखा हुआ है, और क्वेश्चन के ऑप्शंस नहीं पढ़ने, सिर्फ क्वेश्चन ही पढ़ना है। जैसे मान लो मेन आइडिया पूछ रहा है, ठीक है, सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट पूछ रहा है, ये सीआर वाला पार्ट हो गया, या फिर टोन पूछ रहा है, या फिर इस वर्ड पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग पूछ रहा है, तो वो वर्ड को पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है कि याद रहे। याद रहे ऐसा नहीं क्लास के निकलने के बाहर भी याद रहे, वो ऐसा नहीं, बस उस पर्टिकुलर नेक्स्ट 5 मिनट के लिए याद रहे। ठीक है, अगर मैं आपको एक वर्ड बोल रहा हूं इलीट, आप
शायद कल सुबह में को इसका मतलब ना बता पाओ, या कल सुबह में को नहीं बता पाओ कि मैं क्या वर्ड बोला था, लेकिन अभी नेक्स्ट 5 मिनट में तो मेजोरिटी लोगों को ये वर्ड याद रहेगा। इतना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस थोड़ा ना किसी। तो अगर आप इस मोड पे आ चुके हो कि अगर आप नीचे क्वेश्चन में जस्ट देखे कि भाई ये मान लो फिलैंथ्रोपिस्ट का मीनिंग क्या है, पूछ रहा है क्वेश्चन, और ऊपर जाके आप पूरा स्किप करते करते फिलैंथ्रोपिस्ट वर्ड आपके सामने से निकल गया और आप उसको भी स्किप करके चले गए, फिर आप क्वेश्चन में आने के बाद फिर पैसेज में जा रहे हो, वहां पर देख रहे हो फिलैंथ्रोपिस्ट का मीनिंग, तो बहुत बड़ा ब्लंडर करो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। सिंपल सा इस रीड द स्ट्रक्चर का मतलब है दो चीजें करनी है आपको, जो मैं पहले ही बताया। पहले तो ऊपर ऊपर से देखो कि ये पूछ क्या रहा है या पैसेज किस बारे में। सेकंड, क्वेश्चंस पे जाओ, क्वेश्चंस को प्राइमा फेसाई पढ़ के आओ कि क्या है इसमें। ठीक है, अब जैसे ही आप जज कर लियो पैसेज को और क्वेश्चंस को पढ़ के आ गए, योर नेक्स्ट स्टेप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज एनालाइज द टोन एंड द ऑथर एटीट्यूड। कैसे? अब ये सब चीज होगा पैसेज पढ़ते पढ़ते। ठीक है, ये आप पहले आपको पैसेज पढ़ने के पहले करना है, क्वेश्चन पे जाना है, उसके बाद पैसेज पे आना। अब पैसेज पढ़ते पढ़ते अपने आप से क्वेश्चन पूछना। क्या क्वेश्चन पूछना है कि भैया पहले एक ऐसे आपको पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप कॉमन सेंस से भी अगर पढ़ोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा है ऑथर। ठीक है, अगर ऑथर बुराई कर रहा है तो उसका टोन नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आपको ऑथर का टोन और एटीट्यूड एक बार प्रेडिक्ट करना है कि बोल क्या रहा है, और इससे होगा कि जैसे ही आप प्रेडिक्ट कर लोगे, आपके मेन आइडियाज वाले क्वेश्चन, आपके ऑथर के एटीट्यूड वाले क्वेश्चन और आपके ऑथर के टोन वाले क्वेश्चन पहले ही पैराग्राफ में बन जाएंगे। बिकॉज हर एक पैसेज का जो पूरा प्राइमा फेसाई एविडेंस रहता है या फिर जो प्राइमा फेसाई पूरा स्ट्रक्चर रहता है वो फर्स्ट पैराग्राफ में ही डिफाइन हो जाता है। अगर आज के क्लास में जैसे जीके के बाद मैं अभी आपको एक स्कूल वाले चीज में बोला, जो मैं पहला लाइन बोला उससे ही आपको पूरा डिसाइड हो गया होगा कि मैं नेक्स्ट क्या बोलने वाला हूं, मेरा टोन क्रिटिकल है। ठीक है, तो ये है एनालाइज करना टोन और ऑथर का एटीट्यूड, दैट इज द सिंपल मीनिंग। अब रैंक का आर एक क्लियर हो गया। अभी तक आपको क्या करना है, इन दोनों में क्वेश्चन पढ़ना है, फिर पैसेज में जाना है, पैसेज को धीरे धीरे पढ़ना चालू करना है। धीरे धीरे पढ़ना चालू करना है, क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जो भी मेजॉरिटी चीजें रहती है वो पहले पैराग्राफ में होती है, लास्ट पैराग्राफ में होती है, बीच में रहता है कचड़ा। ठीक है, यही है पूरे जीवन का रूल कि या तो आप स्टार्टिंग में बहुत प्यारा खेल दो या तो आप एंडिंग में बहुत प्यारा खेल लो, बीच में आप कुछ भी कर लो, कोई खास मैटर नहीं करता। ठीक है, तो आप जैसे ही फर्स्ट पैराग्राफ बहुत अच्छे से पढ़ोगे उस पैसेज का, आपको एक पूरा टोन, ऑथर का एटीट्यूड सब क्लियर हो जाएगा। अब आप पॉसिबली प्रेडिक्ट कर लोगे कि इसका जो मोटा मोटा क्वेश्चन बनेगा, जो कि बहुत स्पेसिफिक लाइन से नहीं एक ओवरऑल पैसेज के स्ट्रक्चर से पूछ रहा है, वो आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो दो चीज क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं कीवर्ड्स एंड ट्रांजिशन। अगेन ये चीज मैं इसके फेवर में नहीं रहता कि लोग एकदम हाईलाइट कर रहे हैं हर एक वर्ड को, नॉट इंपॉर्टेंट। सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई इस जैसे एग्यारियस का मीनिंग पूछा है, ठीक है, आपसे नीचे, तो आप उसका मीनिंग कैसे बता पाओगे अगर एक सेकंड के लिए अगर आपको नहीं पता तो? आप जब तक उसको पैसेज में अंडरलाइन नहीं कर पाए या ढूंढ नहीं पाए, आप उसका मीनिंग बता ही नहीं पाओगे। तो आपका आफ्टर अंडरस्टैंडिंग टोन एंड ऑथर एटीट्यूड, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जो जो मीनिंग पूछे हैं उस क्वेश्चन में या उस पैसेज के 5 क्वेश्चन में, वो आपको उठाना है वहां पर और वहां पर जाके उसको ढूंढना है। सिंपल सा चीज है। ठीक है, और ये इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं करेगा प्लीज। अगर आप इतने ही बुद्धू हो कि अगर नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस वर्ड को ढूंढना और आप ऊपर जाते जाते भूल गए और फिर आप फिर से स्किप करके आ गए, तो उठना, एक झापड़ मारना अपने आप को खींच के तमाचा और फिर दोबारा पढ़ना उसको, और फिर से पूरा ये RANK वाला मेथड फॉलो करना कि फिर से ऐसे पढ़ना जैसे पहली बार पढ़ रहे हो। ठीक है, समझ में सबको? ये बार बार अगर किसी का गलती हो रहा है तो सुधारना कैसे, ये बट नेचुरल सी बात हो जाता है कभी कभी कि आप नीचे क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हो फिर भी आप ऊपर भूल गए कि क्या वर्ड था, लेकिन ये गलती उस दिन क्लैट के दिन हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, वहां पर टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये गलती जब भी आए एक तमाचा मारो अपने आप को और दोबारा इस गलती को सुधारो। ऐसे ही सुधारते हैं गलतियां। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेकंड थर्ड वाला भी चीज क्लियर हो गया होगा। अब एक अल्टीमेट सोल्यूशन ऑफ RC, इसके बेसिस पे क्लैट कंसोर्शियम भी पेपर बनाता है, वो है एलिमिनेशन। सबको लगता है कि आपको राइट आंसर चाहिए रहता है। टेक्निकली स्पीकिंग आपको राइट नहीं, आपको एक ऐसा ऑप्शन चाहिए रहता है जो गलत ना हो। ठीक है, अभी प्रथा है क्लास में, हाँ, प्रथा मेरे से एक क्वेश्चन पूछी थी कल
परसों लॉ ऑफ टॉट्स का क्वेश्चन था, उसमें 3 ऑप्शन स्ट्रेट अवे गलत थे, ठीक है, या फिर टेक्निकली लीगली गलत थे। तो चाहे आप ऑप्शन बी से जो कि गलत नहीं है उससे एग्री करो या ना करो, लेकिन क्योंकि वो फैक्चुअली गलत नहीं है इसका मतलब वो सही है। एनीथिंग विच इज नॉट रॉन्ग इज राइट, एक वर्ड में सिंपल सा मीनिंग होता है। तो वही है टिल द ऑप्शन विद प्रिसीजन का मतलब। आप एक पूरा, मैं भी ये सब बताऊंगा, उसके हिसाब से जितने भी वर्ड्स हैं उसको एलिमिनेट करो, या फिर जितने भी ऑप्शंस है उसको एलिमिनेट करो। टेक्निकली स्पीकिंग क्लैट के, या फिर पहली बात तो अगर कोई इजी मॉक आ रहा है या इजी पेपर आ रहा है तो 3 के 3 भी गलत हो, जितने भी ऑप्शन है वो आपको गलत मिल जाएंगे, आपको सिर्फ एक ही सही ऑप्शन मिलेगा और वही आंसर है, आप फंसोगे ही नहीं कहीं। अगर इजी या मॉडरेट आ रहा है, अगर हार्ड आ रहा है पेपर या फिर इस पर्टिकुलर इंग्लिश का सेक्शन, तब भी आप 2 ऑप्शन ए या बी में से आराम से एलिमिनेट कर लोगे, मतलब ए बी सी डी में से 2 ऑप्शन आराम से एलिमिनेट हो जाएगा। फंसोगे आप अगेन 50-50 में ही। अब इस 50-50 का क्या सोल्यूशन है ये मैं बहुत शांति से बताता हूं। अभी पहले ये जो 2 ऑप्शन को, या फिर अगर कोई इजी पैसेज का या फिर इजी मॉक का, पूरा सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करना है वो बताता हूं मैं। सबसे पहला चीज, अगेन वही बात, एक्सट्रीम ऑप्शंस। कहीं पर भी नेवर, ऑल, नन, ऑलवेज, जो भी एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा। लोग बोलते हैं कि अगर पैसेज में एक्सट्रीम दिया हुआ है तब आंसर एक्सट्रीम हो सकता है, कोई पैसेज में एक्सट्रीम नहीं दिया रहता, ठीक है, साफ बात। अपना ये इतना दिमाग को कॉम्प्लिकेट मत करो। अगर एक्सट्रीम है तो 99.999% ऑफ द टाइम वो गलत ही ऑप्शन है, नहीं होते सही ऑप्शन। और अगर वो है सही तो फिर आप अपने सूझ बूझ के हिसाब से मार्क करो, ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा। वो कहीं ना कहीं और कुछ ऐसा चीज देगा जो कि न्यूट्रलाइज कर देगा। जैसे ऑल क्लैट एस्पिरेंट्स रीड न्यूज़पेपर बट ओनली फ्यू ऑफ देम read novels and other stuff which leads and which plays the major role in their selection। क्या इसमें एक्सट्रीम ऑप्शन था? हाँ, लेकिन क्या ये आगे जाके न्यूट्रलाइज हो गया? हाँ। तो अगर कोई ऑप्शन एक्सट्रीम है और वही आंसर, इसका मतलब ये है कि वो आगे जाके न्यूट्रलाइज हुआ है, और वो न्यूट्रलाइज आपको फाइंड करना है, और टेक्निकली स्पीकिंग न्यूट्रलाइज कोई करता नहीं है, तो इसलिए एक्सट्रीम ऑप्शन मोस्ट ऑफ द टाइम गलत ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पार्शियली ट्रू बट इनकम्प्लीट। आपको मेन आइडिया पूछा है, वो कोई एक पैसेज का थॉट ही रिपीट कर दिया। आप मेरे से पूछे कि भैया आरसी को एकदम क्रेजी लेवल पे कैसे लेके जाए, मैं बोला न्यूज़पेपर पढ़ो, क्या इससे आपको आंसर मिला? नहीं। क्या ये इनकम्प्लीट आंसर था? हाँ। तो ये आपको अगर लग रहा है कि भाई ये पूछ तो कुछ और रहा है, या फिर जैसे मान लो ये जनरली स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग में और कुछ कुछ और चीजें में, जैसे लाइक मेन आइडिया, आपका कंक्लूजन वगैरह में ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द पैसेज की बात करता है, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग क्या वो स्पेसिफिक सेगमेंट से आंसर आ रहे हैं? नहीं, ठीक है। तो आपको स्पेसिफिक, और एक इसको एक नेगेटिव होता है, मतलब कुछ वर्ड बोलते हैं इसको कि पार्शियलिटी के बेसिस पर आंसर करना, ऐसा कुछ होता है कि आप बस ऊपर ऊपर से पढ़े और आंसर कर दिए, ठीक है। तो इसलिए ही अगर आप पहली बात तो ये RAN के वाला मेथड पूरा फॉलो कर रहे हो तो ये पार्शियली ट्रू आंसर आप एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। क्या क्या एलिमिनेट करना है? पहला स्टेप था क्या क्या एलिमिनेट करना है, इसका पहला स्टेप था कि आप 2 एक्सट्रीम ऑप्शंस एलिमिनेट करो। दूसरा है पार्शियली करेक्ट ऑप्शन भी एलिमिनेट करो, और कोई भी ऐसा ऑप्शन जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है पैसेज को, उसको भी एलिमिनेट करो। जनरली नहीं होते ऐसे आंसर्स। आप वहां पर, अब मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है विच ऑफ द ऑप्शन कॉन्ट्रास्ट द पैसेज, तो भाई इसमें तो आपको जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है वही आंसर होगा। लेकिन अगर जनरली इन मोस्ट ऑफ द केसेस कुछ ऐसा पूछा है जो कि फेवर में बात कर रहा है पैसेज के, और वो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो फिर वो कॉन्ट्राडिक्शन होगा, ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि विच इज द मेन आइडिया, पूरे पैसेज में बात हुआ है कि एक तरफ से आलू डालोगे दूसरी तरफ से सोना निकल जाएगा, और पैसेज का एक ऑप्शन ये बोल रहा है कि भाई एक तरफ से आलू डालोगे दूसरी तरफ से सोना नहीं निकलेगा, कुछ और निकलेगा, तो ये है मतलब फ्रेंच फ्राइज निकल जाएगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है पैसेज को ही, समझ गए। तो ये 3 बहुत ही कॉमन ट्रैप है। और 4th, इतना बड़ा ट्रैप है ये, आउटसाइड
नॉलेज को यूज करना। हर एक बच्चा, ये एंटिसिपेशन का सबसे बड़ा ट्रैप भी है कि आप अपने औकात से ज्यादा एंटिसिपेट कर देते हो। जरूरत नहीं है उतना एंटिसिपेशन, आप बस रीडिंग स्पीड के लिए फॉलो करें। अगर पैसेज में नहीं दिया हुआ है कोई एक लॉजिकल डिडक्शन, लॉजिकल डिडक्शन एक वैसे टॉपिक है सीआर का, बट मैं स्टिल बता रहा हूं कि अगर मेरे पास एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट मेरे टेबल पे रखा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि वो बॉटल है। ये चीज समझो, वो कुछ और भी हो सकता है। वो एक कवर भी हो सकता है, वो एक डब्बा भी हो सकता है, वो एक गोल शेप का कुछ डिलीवरी वाला कवर भी हो सकता है। तो जब तक पैसेज में लिखा नहीं हुआ है कि सिलेंड्रिकल शेप का ऑब्जेक्ट जो कि आपके टेबल में रखा हुआ है जो कि बॉटल ही है, तब तक आप ये मान रहे हो कि अगर वो बॉटल है और उस बेसिस पर अगर आप आंसर टिक कर रहे हो तो आप बहुत बड़े ट्रैप में फंस रहे हो। यही कुछ ट्रैप होता है, ये बेसिकली किल द रॉन्ग, और ये सब आपको लग रहा होगा कि क्या एलिमिनेट, ये ट्रैप है, इसको जानबूझ के डाले जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको बस ट्रैप आइडेंटिफाई करना है, द बेस्ट वे टू चूज द राइट पाथ इज टू एलिमिनेट ऑल द रॉन्ग पाथ्स। पापा जेई करना नहीं है, मजा नहीं आता। नीट में तो कौन ही अपनी ऐसी तैसी करवाए, बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं। आर्ट्स लेके क्या ही मिलेगा, कुछ और फील्ड में जाना नहीं है, मास कम्युनिकेशन वगैरह करना नहीं है, तो अब बच क्या जाता है? कॉमर्स। कॉमर्स में भी क्या करोगे? सीए? नहीं नहीं, सीए भी नहीं करना है, वो तो मेरे बस की बात नहीं, उतना अच्छा लगता नहीं। फिर क्या? फ्लैट। तो इफ यू एलिमिनेटेड एवरीथिंग जो कि उस परव्यू के बाहर का था, तो आपको ऑटोमेटिकली सही रास्ता मिल जाएगा। मान लो आप अंधे हो, मैं आपको बता दिया कि भाई जितने भी सिलेंड्रिकल शेप के बॉटल्स हैं, अब मान लो एक सेकंड के लिए आप अंधे हो, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप के बॉटल छोड़ो, आप अंधे हो, आप किचन में गए, आपके किचन में चाय बनाने का सामान रखा है, ठीक है, आपका जो गैस है उसके बाजू में चाय पत्ती रखी हुई है, आप उठा के डाल दे। आप शक्कर की बारी आती है, आप शक्कर के लिए घूमे, आपके पूरे किचन में सिर्फ एक ही सामान रखा हुआ है, शक्कर। भले ही आप अंधे क्यों ना हो, आप इतने तो बेवकूफ नहीं हो ना कि वो जो ऐसे पकड़ोगे तो आपको कॉमन सेंस से पता चल जाएगा कि भाई ये तो शक्कर का ही डब्बा है, तो आप उसको निकाल के डाल दोगे बिना कोई सेकेंड थॉट के। तो दिस इज द पावर ऑफ यूजिंग नथिंग और एलिमिनेटिंग ऑल द थिंग्स अपार्ट फ्रॉम व्हाट इट इज गिवन ऑन योर पैसेज। ठीक है, तो ये चार इंपॉर्टेंट चीजें थी। और नेक्स्ट इज कंफ्यूज बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। हर एक चीज जो हुआ है कॉज में दिया हुआ है, उसका जरूरी नहीं है वही इफेक्ट हो जो वहां पर हुआ है। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं गूगल मीट ऑन कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्लास ले रहा हूं, कुछ और भी हो सकता है भाई। मैं कोई मीटिंग में भी जा सकता हूं, मैं अपने बैकएंड का मीटिंग भी अटेंड कर सकता हूं, मैं अपने टीम मेंबर के साथ मीटिंग कर सकता हूं। तो ये बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट फैलेसी बोलते हैं इसको, बहुत टेक्निकल टर्म्स में। तो ये चीज से भी लोग फंसते हैं, हालांकि ये बहुत रेयरली आता है, तो इसलिए इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ। लेकिन जो ऊपर के चार है, ये तो भाई शुद्ध, मैं तो गारंटी दे रहा हूं, आपके हर मॉक में एटलीस्ट 5 क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं इंग्लिश और सीआर में, तो वो इन सारे ट्रैप के कारण हो रहे हैं। कितने लोगों को लगता है कि वो इनमें से एक भी ट्रैप कभी जिंदगी में फंसे ही नहीं है? नहीं लगता होगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यही था पूरा रैंक तरीका ऑफ सॉल्विंग पैसेज। सबको मोटा मोटा समझ में आया मैं क्या बोला? पहले आपको कुछ नहीं करना, मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं कुछ लोगों के लिए जो बाद में ज्वाइन करे, जैसे अक्षत भाई। पहला रैंक का तरीका है अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग दी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब आप पहले जाओगे पैसेज पे, पैसेज को देखोगे कि भाई किस बारे में पैसेज दिया हुआ है, ऊपर का पहला पैसेज का एक पैराग्राफ पढ़ोगे, ठीक है, और उसके बाद आप चले जाओगे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक, ताकि आपको समझ में आए कि उसमें क्या पूछ रहा है। और क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आपको आना है पैसेज में, और पैसेज पढ़ने के बाद यू हैव टू आइडेंटिफाई 2 थिंग्स। मतलब जो फर्स्ट और सेकंड पैसेज पढ़ने, पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको 2 चीजें आइडेंटिफाई करनी कि ऑथर का टोन क्या और ऑथर का स्ट्रक्चर क्या है और एटीट्यूड क्या है। अगर आप ये 2 चीज आइडेंटिफाई कर लोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो कि ऊपर ऊपर से पूछे हैं, लाइक मेन आइडिया, टोन, एटीट्यूड, स्ट्रक्चर, ये जो भी मोटा मोटा क्वेश्चन था वो आप सॉल्व कर लोगे। तो 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन तो आप सिर्फ 2 पैसेज पढ़ के, 2 पैराग्राफ पढ़ के ही निकाल लिए ऊपर का। उसके बाद आता है ये एन वाला। एन वाला इज नोट द कीवर्ड्स। नोट द कीवर्ड मतलब आप जो भी क्वेश्चन हर पैसेज में ऑलमोस्ट, लाइक अगर आप एक कोई भी नॉर्मल कोचिंग का भी मॉक सॉल्व करोगे तो उसमें आपको एटलीस्ट 24 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस
हाँ 24 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन वोकैबुलरी के बेस में मिल जाएंगे, जो कि आपको पैसेज से पढ़ना है। तो अगर आप पहले में जो ये आर वाले मेथड में अगर अंडरलाइन करे हो अच्छे से वो वोकैबुलरी का वर्ड, तब आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही आपके रीडिंग्स के बीच में वो वर्ड आया, आपको पहली बात तो दिमाग खोल के पढ़ना है। कोई बच्चा मंद बुद्धि टाइप का अगर पैसेज पढ़ रहा है तो ट्रस्ट नहीं, समझ लेना मैं आके तुम्हें पीट के चले जाऊंगा वहीं पर। साफ बात भाई, अगर आप ऐसे पैसेज पढ़ रहे हो कि ओहो क्या मौसम है, मौसम ये सुहानियां वादियां, वो पैसेज है बेटा, पेपर है, वो नॉवेल नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो वर्ड्स अगर क्वेश्चन में दी हुई है तो इस मोटिव से पढ़ो कि उसको सॉल्व करना है। वो तुम्हारे घर नहीं बसने वाली है, उसमें गर्लफ्रेंड नहीं है वो कि उसकी बातों को एकदम ऐसे कि पूरा सुने ही जा रहे हो आराम से। अगर तुम कोई मेरे को बोल रहा है आके कि 2 पैसेज पढ़ के मैं पूरे 5 के 5 सही कर दे रहा हूं आंसर, मैं बोलूंगा भाई तू 2 पैराग्राफ ही पढ़ ले पैसेज का, कोई जरूरत नहीं पूरा पढ़ने का। तो you have to focus on solving that 5 freaking questions and not on understanding the passage. This is the biggest myth जो कि हर एक टीचर चिल्लाए जा रहा है आपको कि आप पैसेज समझो, पैसेज समझो। अरे मत समझो पैसेज यार, साफ बात। अगर तुम बना ले रहे हो क्वेश्चन, मत समझो पैसेज। वो तुम्हारी मतलब वही गर्लफ्रेंड नहीं है कि उससे दिल लगाना है तुम्हें। आखिरी में अगर इफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर और व्हाट इज रिटन देयर इन, और यू कैन सॉल्व, यू कैन अचीव दैट 24 का एटलीस्ट 23 मतलब नंबर, then you don't need to study anything, मतलब you don't need to understand the passage completely। और टेक्निकली ये जो आपका मिथ है ना कि 100% पैसेज समझ में आ जाएगा, 100% पैसेज किसी को समझ नहीं आता। मैं आज भी पैसेज पढ़ने जाऊंगा, मेरे को 100% चीजें समझ नहीं आएगी। इट इज ऑलवेज द रेशियो ऑफ 80%। और क्या इस 80% से चीजें सॉल्व हो जाएंगी? क्या इस 80% से आप क्लैट निकाल लोगे? हाँ निकाल लो, क्योंकि आपके उतने बड़े पैसेज ऑफ उतने सारे वर्ड्स में से सिर्फ 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। ये चीज अपने दिमाग में बैठा लो। समझ में आया सबको? मैं इतना देर से चिल्ला रहा हूं, ठीक है। अब ये रैंक का एन हो गया और नेक्स्ट स्टेप इज किलिंग एंड एलिमिनेटिंग ऑल दी नेगेटिव्स, ठीक है। नेगेटिव्स एंड जितने भी मैं ट्रैप बताया, अगर आप ये सब कर ले रहे हो, मैं गारंटी बोल रहा हूं आपका नंबर बढ़ेगा।